एम्पायर जो है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। अब इसको फॉलो कर लेता है अहमद शाह अब्दाली। द अटैक वाज फॉलोड बाय अहमद शाह, अफगान रूलर है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी देखता है, वो भी उसका भी एम है, तो वो भी जो है इंडिया की तरफ मुगल एम्पायर की तरफ जो इनका शासन है इसकी तरफ मूव करता है, अटैक करता है। और ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया इन 5 टाइम्स, और ये 5 बार जो है नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करता है फ्रॉम 1748 टू 1761। ठीक है, ये डेट याद रखना अहमद शाह अब्दाली का 1761। ठीक है ना। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, वो वार बताएंगे, फर्स्ट वार, सेकंड वार, थर्ड वार की बात करेंगे। अब कहता है द मोस्ट पॉसिबल, इसके अलावा भी रीजन, इसके रीजन और भी है कि देखो नॉवेल्स होते हैं, नॉवेल्स जो है वो लेटर मुगल रूलर की पीरियड में बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। और इनमें एक और होता है, एक तुर्किश और एक तुरानी, 2 तरह के नॉवेल्स हो जाते हैं। अब वो दोनों अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, तो लेटर मुगल का समय देखोगे तो जो नॉवेल्स है उनका बहुत योगदान हो जाता है और बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, यहां तक कि वो मुगल रूलर को अपॉइंट करना और डिक्लाइन करने में भी उनका हस्तक्षेप हो जाता है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि देखो द मोस्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्पायर, और सबसे बुरा वक्त तब आता है जब 2 मुगल रूलर आते हैं। कौन कौन? फर्रुखसियार एंड आलमगीर सेकंड। एक कंडीशन ही बनता है, वे आर असाइनेड बाय देयर नॉवेल्स, और इनके नॉवेल्स द्वारा इनको हटा दिया जाता है कि ये इनकैपेबल है, चाहे फर्रुखसियार हो गए या आलमगीर सेकंड हो गए। एक और देखें कि अहमद शाह, एक और रूलर होते हैं जो इनके सक्सेसर होते हैं, एंड शाह आलम सेकंड वर ब्लाइंडेड बाय देयर नॉवेल्स, और इनके नॉवेल्स द्वारा इनको अंधा कर दिया जाता है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है नॉवेल्स का भी, कि जो मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। और भी शायद रीजन है नादिर शाह का अटैक, आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िए। एक सिंपल बता देता हूं कि नादिर शाह एक दिल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से प्लंडर्ड करता है, न्यू जो शाहजहानाबाद बनाया जाता है उसको पूरी तरीके से तहस-नहस कर देता है। लोग कहा जाए, हिस्टोरियन लिखते हैं कि लोग सड़कों पे नंगे हैं, जिनके पास आलीशान महल होता था वो होमलेस हैं, एक पूरी तरीके से तहस-नहस बनी हुई है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड डे एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश एंड टुडे आई एम कमिंग विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 7 history. The chapter 10 is, and this is the last chapter of your history syllabus for class 7. That is the 18th century political formation. As I suggest in India, 18th century political formation. हम 18th centuries में क्या political formation होता है, कौन कौन सी नई चीजें, राजनीतिक चीजें परिवर्तन होता है, नई राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस चैप्टर, वी नीड टू लिंक अप व्हाट एंड व्हाट वी आर ऑलरेडी रीड एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर। वंस अगेन आई टोल्ड यू दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉट फॉर ओनली क्लास 7, especially the coming classes, I mean class 8 history. When you read the history, you must remember my word if you watch it carefully. Dear student, देखो अगर हम पूरे अपने हिस्ट्री सिलेबस को देखें तो आप क्लास 6 में पढ़े हो, 7 में आ गए हो, और नेक्स्ट ईयर आप क्लास 6 में जाओगे। सो आप अगर एक समराइज करो कि आपने पढ़ा क्या हिस्ट्री में, तो क्लास 6 में हमने जो पढ़ा रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड कर देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको आप कहते हैं प्राचीन इतिहास, बहुत पुराना है। दूसरा हो जाता है मिडवेल, जो मिड पीरियड में आता है, राजपूत पीरियड काल वगैरह आता है। और तीसरा हम पढ़ने जाते हैं जो क्लास 8 में पढ़ोगे, वो है जब हम कॉलोनियल पीरियड पढ़ेंगे, आई मीन ब्रिटिश इंडिया पढ़ेंगे, जब हम ब्रिटिश आते हैं हमारे यहाँ और अपनी कॉलोनियल उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें
इसमें आप जो है नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, फ्रीडम फाइटर्स पढ़ोगे, ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ोगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। ये सारा चीजें जो हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न में। तो ये कैसे रिलेट करता है? तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। एक ब्रिज का काम कर रहा है कि ये जो आप कह सकते हो कि क्लास 7 में आपका मीडियल हिस्ट्री एंड होने जा रहा है इस चैप्टर के साथ, और ये चैप्टर एक ब्रिज का काम कर रही है किसके साथ? जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आपके कमिंग क्लासेस में आने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुल होकर आपको देखना है कि क्या चीज है, किस तरह से हम पढ़े जा रहे हैं। देखो हम जैसे पढ़े 18वीं सेंचुरी, एक और चीज हमें नजर आया है कि जैसे 18वीं सेंचुरी कहा जाता है तो आप जनरली आइडिया लगा देते हैं कि 1800। नो, जैसे अभी हम क्या है 21st सेंचुरी में है, लेकिन ये क्या है 2021 है। 21 सेंचुरीज इसे कहा जा रहा है, 100 ईयर्स बिफोर। तो जब आप 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से समझे कि ये 1700 से 1800 के बीच की ये चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी बीच में हम डिस्कस करेंगे 1700 टू 1800, या अब आप अगर मिड 18th सेंचुरी में देखोगे तो 1757 देख लो, या लेटर 18th सेंचुरी देखोगे, या जनरली आप कह सकते हो कि 19th सेंचुरी, तो आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख लोगे। ठीक है, ये दोनों डेट को इंपॉर्टेंट चीजें लिखे हैं। ये डेट को याद करना बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेना। 1857 अगर एक डेट याद है तो उससे 100 ईयर्स बिफोर 1757 ये बैटल ऑफ प्लासी है और ये रिवॉल्ट हो जाता है आपका फर्स्ट रिवॉल्ट। तो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं इस लास्ट चैप्टर, जो कि आप कह सकते हो इसके साथ आपका मिडियल हिस्ट्री एंड होता है और आप इंटर करते हो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फॉर्मेशन एक नए राजनीतिक जो है परिदृश्य उत्पन्न होते हैं, नए जो है प्रोविंसेस आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मुगल एम्पायर से, तो ऐसा होता क्यों है? तो अगर हम एक और देखें चीजें की लेटर मुगल्स, यहाँ हम देखेंगे अभी कि द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। तो अब लेटर मुगल्स किसे कहते हैं? एक और प्रश्न आ गया कि लेटर मुगल्स क्या है। मुगल्स को आपने सुना है, तो अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स क्या है? ओके, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि एक हम देखें कि आपका जो मुगल पीरियड होता है वो फाउंडर कौन है? बाबर है ना, जो आई थिंक 1526 में आता है। फिर इसके बाद बहुत सारे आते हैं, बिगिनिंग पीरियड है जहां पे मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होता है हमारे कंट्री में। इसके बाद आपका हुमायूं आ जाता है, फिर अकबर आ जाता है, फिर शाहजहां आ जाते हैं, जहांगीर आ जाते हैं, औरंगजेब आ जाते हैं। ऐसे पीरियड चलते जाते हैं और यहां तक औरंगजेब के पीरियड तक जो हम आपको कहते हैं 1707 तक, इनके डेथ के पहले ये जो मुगल रूलर है, चाहे वो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, हम बीच में ये बाबर जो रामलोधी हो रहा था, चौसा का वार होता है ना, और एक हुमायूं का भी आता है, लेकिन फिर अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो आप देखोगे इन रूलर्स को, मुगल रूलर्स को अर्ली मुगल रूलर्स कहते हैं। और औरंगजेब के बाद आप कह सकते हो कि ये जो रूलर होते हैं, मोहम्मद शाह आ गया, फर्रुखियार आ गया, शाह आलम हो गया, ठीक है, आलमगीर हो गए, ये जो है लेटर मुगल कहलाते हैं। एक और ग्रुप में हम बात करते हैं कि औरंगजेब तक हम ये पावरफुल मुगल रूलर्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनका कंसोलिडेशन है, नियंत्रण है अपने पूरे एम्पायर पे, और कह सकते हो कि जो लीडर तो होते हैं लेकिन ये बहुत ही रूडली और बहुत ही सक्सेस के साथ उसको रूल आउट कर देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मोर कैपेबल रूलर है, या कह सकते हो कि ये जो रूलर्स है ये पावरफुल रूलर्स है। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 और भी जो रूलर्स आते हैं जिसे आप लेटर मुगल कहते हो, दिस पीरियड वाज द पीरियड ऑफ वीक एंड इनकैपेबल मुगल रूलर, या वीक, कमजोर और इनकैपेबल मुगल रूलर्स का पीरियड होता है, जिसमें मोहम्मद शाह आ गए। आप कहां तक जाता है? मोहम्मद शाह से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक।
कि अब इनका जो एम्पायर है, जो आप मुगल एम्पायर देखते हो औरंगजेब के समय में, कि पूरे डेक्कन तक वो अपना कंसोलिडेट करता है, वो उसके बाद जो है जो अगले मुगल रूलर्स आते हैं, शाह आलम आ जाता है, मोहम्मद शाह आ जाता है, शाह आलम तो मोहम्मद शाह ही आता है, जिसे रंगीला शासक भी कहते हैं। आप हिस्ट्री के ऑन भी हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे आप। तो ये इन सारे अपनी पावर को, अपने कैपिटल को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है नियंत्रण स्थापित करना। अब नियंत्रण में नहीं रख पाते। देखो होता है कैपिटल तो मिल गया, रुपए पैसे तो मिल गए, घर परिवार माता पिता से मिल गया, लेकिन अगर आगे जो लड़का है उसको कंसोलिडेट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ हो रही है जो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पॉइंट हमारे आगे बढ़ेंगे। तो ये दो चीजें क्लियर कर लो कि जो आपने वर्ड बताया लेटर मुगल, तो लेटर मुगल आप कहते हो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, जो मोहम्मद शाह से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक जाता है। और इन रूलर्स को हम कहते हैं वीक एंड इनकैपेबल रूलर। और ऐसा क्यों कहते हैं यही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कहते हैं कि एम्परर औरंगजेब हैड डिक्टेटेड द, अच्छा अब जैसा टॉपिक हमारा है, सॉरी, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, कि इस इतनी वास्ट, इतनी बड़ी एम्पायर की जो डेक्कन तक है, पूरे दक्षिण भारत तक औरंगजेब के पीरियड में है, इसकी क्राइसिस कहां से आ जाती है। तो उसके पहले भी हम देखेंगे। देखो औरंगजेब को एक हम क्रूर शासक कहते हैं, लेकिन अगर औरंगजेब जब अपनी गद्दी पे बैठता है तो उसमें पहले शाहजहां और जहांगीर जो है अपने स्थापत्य कला, ताजमहल हो गया और बहुत सारे स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुके होते हैं, जिसको औरंगजेब क्या करता है कि खुद अपनी बहुत ही कहा जाता है कि औरंगजेब जो है खुद नीचे सुनता है और स्वयं जो है बुनाई का काम करके और अपने लिए वो खर्च चलाता है। शाही दरबार से यानी शाही रुपए यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल वो नहीं करता है, शाही रुपए का। लेकिन वो क्या करता है कि अपना एक्सपेंशन करता है, अपने कैपिटल अपने एम्पायर को बढ़ाता है। जो डेक्कन अभी तक मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं था, गोलकुंडा पे बहुत ही लॉन्ग वॉर होता है, गोलकुंडा फोर्ट को भी कब्जे में लेता और एक तरीके से हरियर हो गए, भूखा हो गए, जो विजयनगर की स्थापना की होते हैं, जो अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, इन सबको अपने कंट्रोल में कंसोलिडेट करता है। अब इस अगर युद्ध हो रहा है डेक्कन में और लॉन्ग वॉर होता है, तो युद्ध में क्या चाहिए भाई, पैसे चाहिए। तो पैसे बहुत ज्यादा इसमें खर्च होते हैं, मिलिट्री एक्सपेंशन जरूर हो जाता है। अब सेना बढ़ाता है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अब ये क्राइसिस जो मुगल है, एम्पायर की जो क्राइसिस, जो दिक्कतें हैं वो कहां से शुरू होती है, जिसको होल्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जो लेटर मुगल है। तो इसके बहुत सारे रीजन, सिर्फ हम ये कह दें कि जो मुगल एम्पायर है वो आगे जाकर के आफ्टर औरंगजेब क्यों जो है अलग अलग प्रोविंसेस में हैदराबाद अलग हो जाता है, मराठा अलग हो जाते हैं, वतन जागीर राजपूतों का अलग हो जाता है, सिखिज्म आ जाता है ना, जाटों का एक अलग हो जाता है, और बहुत सारे जो इन्वेडर्स हैं, अहमद शाह अब्दाली हो गए, नादिर शाह हो गए, इनका अटैक हो जाता है दिल्ली पे, नॉर्थ इंडिया पे। तीन होता क्या है, जो औरंगजेब के समय में जितना वो रूल होता है कि इतनी हिम्मत तो किसी की होती नहीं है, और ये सारा कंसोलिडेट होता है, या अगर कहीं रूल होता भी है तो इजीली उसको वो ढूंढ कर देता है। तो इसके एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। सिर्फ ये कह देना कि इनकैपेबल रूलर्स के कारण तो ये भी पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा, इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो आपको यही जान सकते हैं कि औरंगजेब स्वयं होता था, भाई औरंगजेब स्वयं है कि हम उतनी ही चीजों को अपने हाथों में ले जिसको हम कंट्रोल कर पाए। अगर आप अपने फिस्ट में ऐसी चीज लोगे जो कि पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो औरंगजेब क्या करता है, डेक्कन के वार, डेक्कन को कंट्रोल में करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। तो अब जहां इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एम्पायर को चलाने के लिए या आपकी फैमिली को चलाने के लिए इकोनॉमी है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये पैसे का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है मिलिट्री में, एक क्राइसिस हो जाता है। और भी रीजन है, दूसरा हम देखेंगे कि अगर सेकंड रीजन देखें कि इनएफिशिएंट सक्सेसर्स। अब इसके जो सक्सेसर होते हैं, जो इसके अधिकारी है औरंगजेब के 77 के बाद, वो इनसफिशिएंट है, इनकैपेबल है, अयोग्य है, बहुत योग्य नहीं है,
अगर हम कंपेयर करें अर्ली मुगल रूलर से। तो होता क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और अब जो देखो अकबर के समय में टोडरमल ने जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, या औरंगजेब के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वही मनसबदार थे, वही जमींदार थे, वही गवर्नर्स थे, लेकिन उनका कंट्रोल हुआ करता था इंपीरियल फैमिली का, या कह सकते हो कि ये दिल्ली सल्तनत का। अब क्या होता है कि जो इफिशिएंट जो रूलर्स आते हैं, इफिशिएंट जो सक्सेसर है, वो इनकैपेबल होते हैं, और इतना इनकैपेबल होते हैं कि अब जो इतनी बड़ी बनाई एक इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलती है, वो ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। अलग अलग इन्हीं के मनसबदार जो है रिबेल कर देते हैं, इनके वतन जाने सफल हो जाते हैं, इनके सूबेदार जो है एम्पायर से, मुगल एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, स्वयं राजा बन जाते हैं, स्वयं अथॉरिटी बन जाते हैं, और यहाँ तक कि वे अपने प्रोविंसेस से डायरेक्ट होने वाले टैक्सेस को भी अब प्रोवाइड नहीं करते, जिसके कारण अब मुगल एम्पायर बहुत ही बिगड़ता जाता है। छोटे छोटे प्रोविंसेस हैदराबाद हो जाता है, बंगाल इतना बड़ा प्रोविंसेस होता है, अलवर्दी खां अपने आप को, अलवर्दी खां समझ रहे हो ना, तो अलवर्दी का देखे ना, हिस्ट्री में अलवर्दी खां कौन है ना, देखोगे फादर होगा। तो अलवर्दी का अपना अलग इंडिपेंडेंट कर लेता है, सादत खान है, तो ये अलग अलग जो है हैदराबाद है, तो ये सभी प्रोविंसेस अब मुगल एम्पायर से अलग होने लगते हैं, और मुगल एम्पायर अब सिमट करके दिल्ली तक आकर केंद्रित हो जाता है। क्लियर? सो अब हम देखेंगे इट बिकम डिफिकल्ट टू कीप ए चेक ऑन पावरफुल मनसबदार। अब मनसबदार कौन है? मनसबदार आपको याद होगा ना, इनके हाई रैंक होते हैं, जज होता था, सैलरी होता था। मानसिक के बारे में देखी हो, एक जिनके सवार होते थे, और इनकी सैलरी कहाँ से आती थी कि जो रिवेन्यू पाए जाते थे, जो इनको एक जागीर दी जाती थी, जो रिवेन्यू कलेक्ट होते थे, जागीरदार के नहीं होते थे, लेकिन ये जरूर था कि उससे रिवेन्यू पाने वाले रिवेन्यू को इन्हें पैसे देने होते थे, इनकी सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। तो अब जो पावरफुल मनसबदार हैं, इन पे अब मुगल शासकों का, जो ये लेटर मुगल एम्पायर है, इन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो स्वाभाविक चीज है ना, अब नहीं रह जाता, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनकैपेबल है, तो वो इनकैपेबल है, तो उनके कंट्रोल में क्यों रहे? तो अपना वो स्वायत्तता, अपने वो इंडिपेंडेंस और स्वयं को जो है फ्री मान लेता है, और अब एज ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जैसा कि अप टू औरंगजेब। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि गवर्नेंस, जो सूबेदार समझ रहे हो ना, कि जो मुगल एम्पायर का इतना वास्ट एम्पायर होता है, इसको आज हम जो स्टेट में कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता था, सूबा में डिवाइड किया जाता था, और सूबा का एक जो है अथॉरिटी नियुक्त कर दिया जाता था, जिसे सूबेदार कहते थे या गवर्नर कहते थे। तो अब जो गवर्नर्स हैं, इन गवर्नर्स का काम ये था, औरंगजेब की पीरियड में आप बाबर से लेकर औरंगजेब तक देखें, तो इनका काम क्या था कि ये मुगल अथॉरिटी को हेल्प करते थे, एक इनके असिस्टेंट हुआ करते थे, उस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को देखा करते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और मुगल एम्पायर को कलेक्ट करते थे। अब क्या होता है कि ये जो सूबेदार गवर्नर है, जैसे आपको हैदराबाद का गवर्नर होता है, आप बंगाल प्रोविंसेस होता है, उसका गवर्नर होता है ना, तो ये जो सूबेदार है, ये क्या करते हैं, होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। अब ये कहते हैं भैया मुझे इनके पे अधिकार होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कि रेवेन्यू कलेक्ट करते, और करते क्या थे, मुगल एम्पायर को देते थे। लेकिन लेटर मुगल पीरियड में क्या होता है कि एक इकोनॉमिक रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ अब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो पैसे किसको देंगे, मनसबदार को, और पैसे आ गए तो इन पे मिलिट्री, इनकी अपनी आर्मी पे भी कंट्रोल हो गया, और जब बताओ, जब पैसे भी हो गए और पावर भी हो गया, मनी भी हो गया और पावर भी हो गया, तो ये कहां दबने वाले हैं, और क्यों ये किसी के कंट्रोल में रहे? इवन पहले थे, क्योंकि अब जो लेटर मुगल है वो इनकैपेबल है, तो जब इनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है, तो ओवर ए वास्ट रीजन ऑफ एम्पायर के एक वास्ट रीजन में, बड़े रीजन में जब इनका कंसोलिडेट या कंट्रोल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं कि दे फ्री फ्रॉम द मुगल एम्पायर, अपने मुगल एम्पायर से अलग हो जाते हैं, और उनको रिवेन्यू भी अब नहीं देते हैं। अब इसका क्राइसिस में देख लो क्या निकलता है
कि इनकम का मेन सोर्स क्या है, वह है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू मनसबदार जो है फ्री हो जाते हैं, उनपे नियंत्रण नहीं रह जाता है मुगल एम्परर का। दूसरी चीज होती है कि जो गवर्नर्स होते हैं वे भी अपने आप को फ्री कर लेते हैं, अपने को स्वायत्तता घोषित कर लेते हैं, वहां के स्वयं रूलर बन जाते हैं और रिवेन्यू भी नहीं देते हैं। तो अब धीरे धीरे पीरियोडिक जो रीसब्मिशन जिससे कैपिटल जिससे मुगल एम्पायर को पैसे मिलने वाले वो बहुत ही तेजी के साथ डिक्लाइन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एक दो रीजन यहाँ कर लीजिए, यानी एक में आपने एक रीजन देखा औरंगजेब होता है जो बहुत ज्यादा पैसे जो है डेक्कन को जीतने में लगा देता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर देता है मिलिट्री पे। दूसरा देखते हैं कि इनसफिशिएंट सक्सेसर है जिन पे कंट्रोल नहीं किया जाता है मनसबदार पे या गवर्नर पे। अब तीसरा जो हम एक रीजन देखें, जो हम क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर देख रहे हैं इसके रीजन देख रहे हैं, सो मेनी रीजन। तो अगर तीसरा रीजन देखें तो देखिए प्रेजेंट एंड जमींदारी रिबेलियन। अब आंदोलन हो जाता है भाई, जब वो इनकैपेबल है और कहता है ना जब नाव डूबने को होती है तो कई चारों तरफ से पानी आता है वो डुबाने में लग जाती है। तो अब मुगल एम्पायर को डूबना है तो अब देखो इनकैपेबल हो गए, जमींदार मनसबदार पे इनका कंट्रोल नहीं रह जाता है, गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, पैसे अब मिलते नहीं है रिवेन्यू में, तो उसको प्रेजेंट और जमींदार क्यों बचे? तो प्रेजेंट कौन है? कृषक है, जो रिवेन्यू है। अब एम्पायर क्या करता है, मुगल एम्पायर क्या करते हैं पूरा कि अब टैक्सेस को फुलफिल करने के लिए थोड़े से रिवेन्यू टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। देखो फसल तो बहुत अच्छी होती है, बढ़ा तो देते हैं, लेकिन अब जो जमींदार है जिनका काम होता था रिवेन्यू कलेक्ट करना, जो चिफ्टेंट होते हैं किसी ग्रुप के, किसी कम्युनिटी के या किसी ट्राइब के, अब वो पावरफुल हो जाते हैं। अब पीजेंट कहते हैं कि भाई हम टैक्स देंगे नहीं, बढ़ाओ तो बढ़ाना है। जब उनके एजेंट आते हैं तो उनको देने से मना कर देते हैं, रिबेल कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अब इस विद्रोह और आने वाले, ऐसा नहीं है कि बाबर के समय में विद्रोह नहीं होता है, आने वाले ऐसा समय नहीं, औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी विद्रोह नहीं करते, बहुत सारा रिबेल होता है। लेकिन इस रिबेल में क्या डिफरेंस होता है कि अब प्रेजेंट और जमींदार के पास अमाउंट होता है, पैसे होते हैं, इकोनॉमी होती है। तो जब पैसे होते हैं तो ये जो रिबेल होता है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो वे कहते हैं भाई हम आपको टैक्सेस देंगे ही नहीं। तो इससे भी क्या है कि डिक्लाइन की तरफ क्राइसिस और मुगल एम्पायर का बढ़ता जाता है। देखो अभी आता है प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। अब मुगल एम्पायर के पास प्रेशर हो जाता है कि टैक्सेस बढ़ाए जाए। अब बढ़ाया जाए तो प्रेजेंट इसमें रिबेल कर देते हैं कि हम आपको टैक्सेस देंगे ही नहीं। अब इसी बीच में क्या होता है, इसका फायदा कौन उठाते हैं? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो चिफ्टेंट है, जो पावरफुल है, तो अटेम्प्ट बाय पावरफुल चिफ्टेंट टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। अब जो चिफ्टेंट है वे देखते हैं कि यही मौका है कि अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया जाए, अपने पोजीशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये हमारे रीजन हो जाते हैं। और बस इतने एक और महत्वपूर्ण रीजन पढ़ लेते हैं जो है अटैक ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। अटैक ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, इनको अगर हम देखें तो देखो एक कंडीशन तो आप देख ही रहे कि मुगल एम्पायर वाज इनटू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। इकोनॉमिक है, पीजेंट उनको रिवेन्यू नहीं देते हैं, मनसबदार पे इनका कंट्रोल नहीं रह जाता है, प्रोविंसेस अलग हो जाते हैं, तो पैसे से भी क्राइसिस है और पॉलिटिकल फॉर्मेशन नए नए प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, इनका जो एम्पायर है छोटा होने लगता है। तो मुगल अब इस सारे प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। इसी बीच में अब जो कोई भी अगर इन्वेडर है तो क्या देखता है, कोई आपका अटैक कब करेगा? जब आप सबसे वीक हो, जब से लगे कि हम आसानी से आपको डिफीट कर सकते हैं। आपको अटैक उस वक्त नहीं करेगा कि जब आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अगर वो करना भी चाहेगा तो थोड़ा सा डरेगा और एक सही समय का इंतजार करेगा। तो अभी जो मुगल एम्पायर है अब वीक हो चुका है, चाहे वो पॉलिटिकल फॉर्मेशन से कर लो, चाहे वो इकोनॉमिक से कर लो। इसी बीच में जो रूलर ऑफ ईरान जो है, या आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, बहुत अच्छे सुनिएगा, इसको तो आप बताते हैं। द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह sacked and plundered the city of Delhi in 1739। अब इसी मौके का फायदा उठाकर, देखो सभी ये भी एक विदेशी है,
मुगल भी विदेशी है, जो भी सबकॉन्टिनेंट से आते हैं। तो अब नादिर शाह का इनका भी एम क्या होता है कि वो रूल करने नहीं आता है, वो देखता है कि इस वक्त मुगल एम्पायर कमजोर है, बटा हुआ है, यही मौका है, वेल्दी है, तो वह दिल्ली पे 1739 पे अटैक कर देता है। और कहा जाता है शाहजहानाबाद को बहुत बुरी तरीके से प्लंडर करता है। अगर आप टेक्स्ट मैप में देखोगे तो वहां गिवन है कि ऐसे लोग जो पहले मुगल या जो शाहजहानाबाद के लोग हैं या दार्जिलिंग के लोग हैं, जो कि एक प्रीशियस क्लॉथेस पहनते थे, अब वे नंगे हो चुके हैं, सारे ज्वेलरी जो है निकाल लिए जाते हैं, है ना, बिल्कुल शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। कि बहुत सारा जो है लगभग 80 लाख रुपए से, या देखो अपने टेक्स्ट में कितना गिवन है, बहुत सारी ज्वेलरी उस पीरियड में नादिर शाह जो है दिल्ली को पूरा लूट करके तहस नहस करके और जाता है। तो ये एक और क्राइसिस हो जाता है। एक तीसरा